हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एस्पायरेंट जो यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करने के लिए स्टार्ट करता है और उसके सामने एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन या चुनौती आती है वो आती है कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट का चूज किस तरीके से करें या ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें कौन सी रखनी है, इसका सिलेक्शन किन आधारों पे करें, कौन सा हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। और सबसे बड़ी बात तो है कि दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट ही है जो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि हमने हमारी तैयारी के स्टार्टिंग फेज में यदि हमने गलत ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कर लिया तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करते टाइम आपको कुछ स्टैंडर्ड्स का अनुसरण करना चाहिए ताकि आप एक अच्छे ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार ये होता है कि कई बार बेचारे नए तैयारी करने के लिए घर से आते हैं और वो यूट्यूब पे इंटरव्यू देखते हैं कि टॉपर्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थी या इस साल किस में ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज़्यादा आए हैं, उसी को बेस बनाते हुए वो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। और जब उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के माध्यम से वो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देते हैं तब उन्हें इस बात का अनुभव होता है कि उन्होंने गलत सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल चूज कर दिया। इसलिए दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट चयन करना आपकी तैयारी का एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। यदि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज गलत तरीके से कर लिया तो उसका पूरा परिणाम आपकी पूरी तैयारी को भुगतना पड़ेगा और आपकी तैयारी नहीं बल्कि हो सकता है आपके कैरियर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट किस तरीके से चूज करना चाहिए ये मैं अपने अनुभव और वहीं कई मैंने चीज़ों से सीखा है। कई एक्सपर्ट से इसके बारे में जांच पड़ताल हुई। कई तरीके की चीज़ें समझने के बाद मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई कि किस तरीके से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। उन्हीं के साथ मैं आपको ये वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। और दोस्तों, इसको ध्यान से सुनना और ये उन दोस्तों के लिए भी आप इसको शेयर करना जो अभी नए स्टार्टिंग फेज में है, नई तैयारी कर रहे हैं और उनके मन में कई नकारात्मक धारणाएँ पहले से बैठी हुई है। तो दोस्तों, ये वीडियो उनकी नकारात्मक धारणा को तोड़ने में काफ़ी हद तक सफल रहेगा। मुझे आशा है कि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक इस वीडियो को देखें और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी अगर कैंडिडेट यदि सोचता है तो उसके सामने कई स्टैंडर्ड होते हैं जिनके आधार पर उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने के बारे में सोचता है। कई सोचते हैं कि सबसे पहला एक स्टैंडर्ड होता है कि आखिरकार मेरी रुचि किस में, एक फैक्ट होता है कि आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है। कई बार भाई आपकी रुचि किसी की हिस्ट्री में है, किसी की पॉलिटी में है, किसी की लिटरेचर में है, किसी की टेक्निकल सब्जेक्ट में है। दूसरा जो फैक्टर रहता है वो होता है आपका अंक कि मार्किंग किस में ज़्यादा आए हैं। ये मैं आपको फैक्टर बता रहा हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन कौन से फैक्टर होते हैं। उसके बाद इन फैक्टरों को हम फिल्टर करेंगे कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, किस फैक्टर को हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मार्किंग कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा कैसा हो जो अच्छा मार्क्स देता हो। क्योंकि आखिरकार हम ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों लेते हैं सिलेक्शन के लिए। और सिलेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, अंक चाहिए। इसलिए हमारी पहली प्रायोरिटी ये भी होती है कि दोस्तों हमें अच्छे अंक प्राप्त हो किसमें, ऑप्शनल सब्जेक्ट में। एक स्टैंडर्ड हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा, क्या आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से थे, क्या आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट थे। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में यदि आप थे तो आपका सब्जेक्ट क्या था। तो इसलिए एक आपका बैकग्राउंड भी इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है। ये पहले मैं आपको फैक्टर बता रहा हूँ, उसके बाद दोस्तों इन फैक्टर को मैं फिल्टर करूंगा कि किसको आपको वरीयता देनी चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेक्शन में। आखिरकार ऑप्शनल सब्जेक्ट का चूज आपको ही करना है,
मैं यहाँ आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना है, मैं जस्ट आपको वो क्राइटेरिया बताऊंगा और उसी के आधार पर आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है। क्योंकि दोस्तों आपको खुद को एग्जाम देनी होती है और आपको अपने आधार पर ही अपना सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। किसी और के कहने से, किसी और के बताए हुए कोई टॉपर्स आ गया तो उसके आधार पर अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना आपकी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। एक फैक्टर हो सकता है, कई लोग कहते हैं कि नहीं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये कई लोगों का होता है कि वो करंट अफेयर से नहीं जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर बार बार हर साल बदलती रहती है। अर्थात मुझे हर साल इस अटैम्प्ट में नहीं हुआ, नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए मुझे एग्जाम देनी है, तो मुझे नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए उस सब्जेक्ट की पुनः तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए कई कैंडिडेट ऐसे सोचते हैं कि वह विषय ऑप्शनल से नहीं जुड़ा, करंट अफेयर से नहीं जुड़ा होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड ये भी, एक फैक्टर ये भी होता है। कई लोग कहते हैं कि उसका पाठ्यक्रम क्या लघु होना चाहिए, क्या उसका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस ऐसा छोटा हो कि आसानी से 2-3 महीने में पढ़ दे। दूसरा होता है कि कई होता है कि वो सब्जेक्ट हमारे जीएस में, ऐसे में या इंटरव्यू में वो काम आ सके। एक स्टैंडर्ड ये भी हो सकता है। एक हो सकता है कि हम जो कि यहाँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं, तो एक ऐसा भी हो सकता है उसमें कोई हिंदी माध्यम के लिए फैक्टर हो, उसमें हिंदी माध्यम के लिए बेहतर सामग्री हो, और एक ऐसा सब्जेक्ट जो सेल्फ लर्निंग हो। ये जो मैंने आपको 9 फैक्टर बताया, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते टाइम हमारे मन में क्वेश्चन आता है, हम सुनते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इनमें से कौन सा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको यह बताऊं, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करूं, मैं कुछ इसमें से जो फैक्टर उनको डिलीट करवा देता हूं, वो उनको गलत साबित कर सकते हैं। एक फैक्टर है सेल्फ लर्निंग। जो दोस्तों ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटी का अगर सब्जेक्ट की बात करें हम, ह्यूमैनिटी के जैसे हिस्ट्री हुई, जैसे ज्योग्राफी हुई, जैसे पॉलिटी हुई, या कोई लिटरेचर, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, इनमें ऐसा कोई पहलू नहीं है कि कोई व्यक्ति खुद से नहीं सीख सकता, हर कोई सीख सकता है। तो यदि आप सेल्फ लर्निंग को अपना ऑप्शनल का अगर आधार बनाते हैं तो एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट को सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, इसलिए हम इसको काट देते हैं। 9th नंबर का पॉइंट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल नहीं निभा रहा। दूसरा बात हो रही है बेहतर सामग्री की। दोस्तों आज कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी मीडियम का हो, आपको आज के दौर में उसमें सोर्स ऑफ जो मटेरियल है उसकी कोई कमी नहीं है। आज आप यूट्यूब, गूगल के माध्यम से, अच्छे टीचर्स के माध्यम से आप बेहतर सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको एक बड़ा आधार हम नहीं मान सकते ऑप्शनल का, क्योंकि आज आपको हर सब्जेक्ट की बेहतर सामग्री मिल सकती है, इसलिए इसको भी हम नहीं मानेंगे। इसलिए 2 फैक्ट हमारे गलत हो गए, इनको हम नहीं मानेंगे। इसके बाद एक फैक्ट है कि हिंदी माध्यम में सहूलियत हो। तो दोस्तों हिंदी माध्यम में सहूलियत की बात करें तो हिंदी माध्यम में तो आपको हिंदी लिटरेचर में हो सकती है, हिंदी माध्यम में तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, पॉलिटी में हो सकती है। तो अगर बात करें, क्योंकि हिंदी सहूलियत का मतलब क्या है, सबसे पहले आप समझो सहूलियत का मतलब क्या है। सहूलियत का मतलब लोग ये मानते हैं कि देखो अच्छा मटेरियल मिल जाए, अच्छा टीचर मिल जाए, आसानी से समझ जाए। तो दोस्तों आज हर सब्जेक्ट का अच्छा टीचर भी है, अच्छा मटेरियल है, और हर सब्जेक्ट को अच्छा टीचर अच्छी तरीके से समझा भी देता है। तो किसी हिंदी माध्यम की सहूलियत एक बड़ा फैक्टर ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेक्शन में नहीं हो सकता। इसलिए आप कभी ये मत मानना, क्योंकि दोस्तों अगर आप बात करें तो 2021 में रिजल्ट में आपने कई बार देखा होगा कि हिंदी साहित्य के स्टूडेंट का नंबर बहुत ज़्यादा आए हैं। इसलिए क्योंकि वो हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए हम हिंदी साहित्य लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके कई लोग सोचते हैं, कई लोगों ने लिया है कि हम हिंदी साहित्य ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी अगर किसी बंदे की रुचि नहीं है उस सब्जेक्ट में, उसका बैकग्राउंड भी नहीं है, और उसको हिंदी साहित्य, क्योंकि हिंदी साहित्य में रुचि होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी साहित्य में आपको दोहे याद करना, आपको कई तरह की चीज़ें ऐसी होती है, आपका उपन्यास में रुचि होनी चाहिए, आपकी साहित्य पढ़ने में रुचि होनी चाहिए। यदि आपको इनके बारे में बिल्कुल ही आपका इनमें मन नहीं लगता तो आप इसको एक अच्छा फैक्टर नहीं मान सकते। इसलिए दोस्तों कई बार ये मानना कि हम हिंदी माध्यम में वो चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, तो ये एक बड़ा फैक्टर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे चीज़ में जो सबसे ज़्यादा, अगर मैं मेरे विचार से जो मैंने सीखा है उसमें मैं अगर क्राइटेरिया दूंगा आपको कि कौन से फैक्टर पे आपको 3 काम करना चाहिए, कौन से फैक्टर को सिलेक्शन का मेन आधार मानना चाहिए, तो उसमें 3 है। एक होता है रुचि, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक होता है उसमें नंबर, भाई क्योंकि हम जो भी ऑप्शनल चूज करते हैं उनका मेन उद्देश्य तो हमारी क्या होती है, मार्किंग।
एक होता है बैकग्राउंड, और एक मान सकते हैं हम कि उस करंट अफेयर से नहीं जुड़ा होना चाहिए। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमें जीएस के लिए भी तो करंट अफेयर पढ़नी चाहिए, पढ़नी पड़ती है। तो इसलिए मैं ये मान लेता हूँ कि हिंदी साहित्य में करंट अफेयर नहीं आती, इसलिए मैं हिंदी साहित्य का चयन करता हूँ। ये मेरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मुझे जीएस के लिए तो वैसे भी करंट अफेयर पढ़नी ही है, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स नहीं होने चाहिए, इसको यदि कोई व्यक्ति आधार बनाता है तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि आपको जीएस 1 2 3 4 के लिए, ऐसे के लिए आपको करंट, वैसे ही प्री के लिए आपको करंट पढ़नी पड़ती है, इसलिए करंट से आप नहीं बच सकते। तो ये एक बड़ा फैक्टर नहीं मान सकते। दूसरा, एक सिलेबस वाली बात करें, देखो यदि आप मान लें 2 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट जिसका सिलेबस बड़ा है, एक सब्जेक्ट जिसका सिलेबस छोटा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये सब्जेक्ट में मैं 270 या 280 नंबर ला सकता हूँ, और एक जिसमें मैं 250 ला सकता हूँ। इस बड़े सब्जेक्ट को पढ़ने में मुझे 5 महीने लगते हैं, छोटे सब्जेक्ट को पढ़ने में मुझे 3 या 4 महीने लगते हैं। हालांकि ऐसा कोई सब तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मान लेते हैं 3 से 4 महीने लगते हैं। दोस्तों अगर मान लें, आप बताओ कि क्या मैं 10 नंबर पाने के लिए या 10 से 15 नंबर पाने के लिए मैं 1 महीना एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकता? ऑब्वियसली हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 10 नंबर यूपीएससी या पीसीएस में रैंक को बढ़ाने में, सिलेक्शन दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए दोस्तों यदि कोई टॉपिक, कोई सिलेबस यदि छोटा है और मैं छोटे के आधार पर उसको चूज करता हूँ, लेकिन दूसरा उसका नेगेटिव इफेक्ट है कि मैं उसका ज़्यादा नंबर नहीं ला पाऊँगा, उसमें 10 नंबर तुलनात्मक रूप से कम आएंगे, तो उसको हमें ऑप्शनल के चूज का आधार नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मान लें आपका 10 नंबर यहाँ नहीं आए, और चूंकि आपने इस स्मॉल सिलेबस की वजह से इस टॉपिक को चूज कर लिया और इसमें आपके 10 नंबर कम आ गए और आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अगले साल आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, अगले साल फिर पढ़ना पड़ेगा। तो आप इसलिए कि मैं 3 महीने में सिलेबस पढ़ सकता हूँ, इस चक्कर में आप अगले 3 साल तक आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो एक छोटी सी गलती की वजह से आप, क्यों? तो मेरी गलती ये थी कि अरे मुझे तो छोटा सिलेबस 3 महीने में पढ़ के सिलेक्शन लेना था, लेकिन हुआ क्या था कि उसमें 10 नंबर कम आ गए, क्योंकि जो बड़ा सिलेबस जिस सब्जेक्ट का था उसमें तुलनात्मक रूप से 10 नंबर मेरे ज़्यादा ला सकता था, लेकिन मैंने छोटे सब्जेक्ट को अपना आधार बना लिया, छोटे पाठ्यक्रम को अपना आधार बनाया और ऑप्शनल चूज किया। बाद में मुझे पता लगा कि मेरे एक दोस्त ने बड़ा सिलेबस वाला टॉपिक चूज किया क्योंकि उसकी इंटरेस्ट भी था, उसमें वो अच्छा नंबर ला सकता था। दूसरा दोस्त जिसने कम का किया, उसका सिलेक्शन हुआ नहीं, और उसका सिलेक्शन दूसरा जिसने अच्छे सिलेक्शन वाला किया था उसका सिलेक्शन हो गया। यानी कि मैं, अगर समझ में नहीं है दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा ये बोल रहा हूँ कि आप छोटा सिलेबस को आधार मत बनाना, क्योंकि आप इतने बड़े सिलेबस को पढ़ रहे हो तो उसमें अगर अच्छे नंबर के लिए आप थोड़ा और पढ़ सकते हैं। इसलिए कई बार लघु पाठ्यक्रम को ऑप्शनल का आधार बनाना एक बड़ी अच्छी, मतलब इसको ज़्यादा प्रेफरेंस हम नहीं दे सकते। सबसे बड़ी प्रेफरेंस इसमें ये भी हमने रिजेक्ट कर दी थी, हमें ऑप्शनल चूज करते टाइम सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है वो होना चाहिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात है इंटरेस्ट। क्या होना चाहिए दोस्तों? इंटरेस्ट। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका उस सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, रुचि। एक तो हम ये मान सकते हैं। क्यों दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको, अगर आपकी रुचि है तो आप उस सब्जेक्ट के साथ लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक। और लॉन्ग टाइम मैंने क्यों बोला है? क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस ये एग्ज़ाम ऐसी है कि आप 2, 3 या 4 महीने में पढ़ के, कुछ होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन सामान्यतः 2 से 3 महीने में आप पढ़ के इनको पास नहीं कर सकते। और दोस्त आपको ये 1 साल, 6 महीने, 10 महीने या 12 महीने पढ़ना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों आपका उस सब्जेक्ट के साथ निरंतर बने रहने के लिए उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि जरूरी है। इसलिए अगर रुचि आपकी किसी सब्जेक्ट में है तो उस सब्जेक्ट को आप एक प्रेफरेंस में रख सकते हैं। एक फैक्टर ये है, ठीक है, क्या? आपकी रुचि होनी चाहिए। क्योंकि यदि रुचि होगी तो आप उसमें क्या कर सकते हो? क्रिएटिविटी ला सकते हो, आप उसमें मेहनत अच्छे से कर सकते हो, आपकी उसमें सेल्फ लर्निंग हो सकती है, अगर आपकी उसमें रुचि है तो। दूसरा फैक्टर आता है बैकग्राउंड का। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यदि किसी का बैकग्राउंड उसी सब्जेक्ट का है, जैसे किसी का मान लें पॉलिटिकल साइंस ने, उसने पॉलिटिकल साइंस से उसने क्या किया? बीए किया, फिर एमए किया। तो यदि उसकी रुचि भी इसी सब्जेक्ट में है
तो निश्चित रूप से उसको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रख देना चाहिए। लेकिन मान लें किसी बंदे की, मान लें कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसका बैकग्राउंड तो नहीं रहा, लेकिन उसका रुचि किसमें, पॉलिटिकल साइंस में है, तो वो ऐसी स्थिति में बैकग्राउंड से ज़्यादा वरीयता इंटरेस्ट को दे सकता है। ठीक है ना, ऐसी स्थिति में आपको बैकग्राउंड से ज़्यादा वरीयता इंटरेस्ट में देनी चाहिए। दूसरा ऑर्डर होता है मार्किंग का। और दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट जब, अब मार्किंग का मतलब कि भाई किस सब्जेक्ट में मार्किंग ज़्यादा आती है, तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर में जो मार्किंग हुई है उसका क्या करते हैं, हम अनुसरण करते हैं। और किसका अनुसरण करते हैं, टॉपर्स का। और हर अलग अलग हम देखेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्किंग होती है। लेकिन दोस्तों मार्किंग का हम आधार मान सकते हैं कि चलो हम जो सब्जेक्ट चूज करते हैं उसमें मार्किंग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, हर सब्जेक्ट चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, उसमें कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं जो 300 प्लस लाते ही हैं। यानी कि हर सब्जेक्ट में कुछ तो बेस्ट नंबर आते ही हैं। तो मार्किंग के आधार पर कि भाई उसमें मार्किंग हमारे कम आ रहे हैं, उसको यदि मैं आधार बना दूं, जैसे मान लें यार वो पड़ोसी वाला बच्चा एग्जाम दे रहा था, ज्योग्राफी से उसने एग्जाम दी, उसके लगातार मार्क्स कम आए। हो सकता है कि उसने कोई कमी की हो सकता है कि उसने सही से तैयारी नहीं की हो, लेकिन हो सकता है कि आप उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो किसी और के मार्क्स को आप आधार कैसे बना सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, मार्किंग ये चीज़ ठीक है, हम मार्किंग के लिए ही एग्जाम देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने कोई टॉपिक ऐसे मतलब कोई सब्जेक्ट, मान लें कोई किसी ने पॉलिटिकल साइंस चूज कर लिया मान लें, और यदि उसकी रुचि ही नहीं है तो वो अच्छे से उसमें पढ़ नहीं पाएगा, अच्छे से उसमें तैयारी नहीं कर पाएगा, और अच्छे से तैयारी नहीं करने के चक्कर में वो फिर उसमें वैसे भी मार्क्स नहीं ले पाएगा। तो कुल मिलाकर के मैं इतनी देर से जो बात बता रहा हूँ उसमें दोस्तों, यदि आप कोई सब्जेक्ट को देखते हो, मान लें आपने सब्जेक्ट में, मान लें आप कोई सब्जेक्ट ऐसे जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है, जिसमें आपने सोचा कि यार मार्किंग भी अच्छी होती है, और जो आपका बैकग्राउंड है, ऐसे इन तीनों को मुख्य रूप से आधार बनाना चाहिए। लेकिन इनके साथ साथ हमें एक चीज़ को आधार बनाना चाहिए कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो जीएस, इंटरव्यू और ऐसे में भी आपके काम आ सके। अब यदि दोस्तों कई बार कई लोगों को ये मानना होता है कि हाल फिलहाल हिंदी लिटरेचर में मार्किंग ज़्यादा आ रही है, तो दोस्तों हो सकता है कि उसमें किसी बंदे के अच्छे रैंक आई हो, अच्छा नंबर लेके आए हो। लेकिन दोस्तों आप पहले बात ये सोचो कि क्या हिंदी लिटरेचर आपके जीएस फर्स्ट में काम आएगी, क्या हिंदी लिटरेचर आपके जीएस के सेकंड में काम आएगी, 3 में काम आएगी, 4 में काम आएगी। लिटरेचर सब्जेक्ट इनमें कहीं पर भी काम नहीं आता। लिटरेचर हिंदी, हाँ हिंदी हो सकता है आपको लिटरेचर ऐसे में काम आ जाए, लेकिन मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट क्यों ना चूज करूं जो मुझे इसमें भी काम आ जाए, ऐसे में काम आ जाए। और यदि मैं उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट रखूँ भी तो हिंदी की तुलना मान लो से 5 नंबर कम भी आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। मैं जीएस में अच्छे नंबर ला सकता हूँ, उसकी वजह से मैं जीएस में 5 नंबर बढ़ा भी सकता हूँ, मैं उसमें ऐसे में 5 नंबर उसकी वजह से बढ़ा सकता हूँ, मैं जीएस 4 में उसके नंबर बढ़ा सकता हूँ। तो यदि मैं 4 यहाँ प्लस कर पाया, 5 यहाँ प्लस कर पाया, और गलती से मैंने अगर ऑप्शनल में मेरा 5 कम हो पाया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अर्थात निष्कर्ष यह है कि दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते टाइम आपको एक तो आपकी हॉबी, एक उसका यूज किस तरीके से करना चाहिए, यदि और एक आपका बैकग्राउंड। यदि मान लेते हैं कि आप इनके आधार पर सिलेक्शन करते हैं किसी ऑप्शनल का, तो उसमें उसके बाद आपके 3 से 4 मान लें सब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है ना, 3 से 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं। मान लें आप कंफ्यूज अभी भी, आपने फिल्टर लगाया कि यार मेरी हॉबी भी है उसमें, लेकिन मेरी हॉबी तो 2-3 सब्जेक्टों में है, मार्किंग भी हर सब्जेक्ट में अच्छी आ रही है, उसके बाद भी आप कंफ्यूज हो। तो उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आप जिन 3-4 सब्जेक्टों में कंफ्यूज हो उनके क्या करो, सिलेबस को देखो, उनके क्या करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, और उनके क्या करो, आपके पास कोई बुक है तो बुक्स को देखो, ठीक है ना। सिलेबस को अच्छे से पढ़ो बारीकी से, उसके बाद उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से समझो, और उसके बाद आपके पास कोई बुक है तो उनको पढ़ के देखो, और इनके बाद आप एनालिसिस करो कि जो मैंने सिलेबस देखा है उस सिलेबस के आधार पर मैं किस में ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। आखिरकार करना तो आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर देखना कि मैं किस सब्जेक्ट में ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये इतनी चीज़ें मैंने बताए, इतने स्टैंडर्ड बताए, इतने फैक्टर बताए, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर तो आप हो, आपको ही नंबर लाना है। इसलिए दोस्तों
ये बात सही है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, लेकिन ध्यान रखना ऑप्शनल सब्जेक्ट उसी को चूज करना जिसमें आप खुद अच्छा कर सकते हो। आपको टॉपर्स के क्या नंबर आए हैं, टॉपर्स ने क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा था, उसके क्या नंबर आए हैं, क्योंकि दोस्तों हर किसी की इंटरेस्ट, हर किसी का बैकग्राउंड और हर किसी की क्रिएटिविटी किसी दूसरे से भिन्न होती है। इसलिए दोस्तों आपको खुद को आपकी खुद के इंटरेस्ट के आधार पर, आपको खुद को आपके बैकग्राउंड के आधार पर, आपको खुद को उस जो भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसका सिलेबस और उसमें बुक्स, इनको पढ़ के आप खुद निष्कर्ष निकालो कि मैं किस में अच्छा कर सकता हूँ, मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूँ। उसी सब्जेक्ट को आपका ऑप्शनल रखो। कभी किसी टॉपर्स या कभी किसी और के बहकावे में आकर के अपना सब्जेक्ट चूज नहीं करना चाहिए। आपको आपके हिसाब से सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको आपका इंटरेस्ट, आपका बैकग्राउंड और किस सब्जेक्ट का यूज, जीएस, ऐसे, या हो सकता है कि मेरी इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यूज आएगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो मुझे दिला पाएगा, उसी को मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज करना है और वो खुद आपको ही करना है। कभी किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए। भेड़ चाल आपको बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए कि भाई इस बार हिंदी साहित्य में ज़्यादा नंबर आ गए तो मैं अपनी सब्जेक्ट बदल लेता हूँ, मैं हिंदी साहित्य ले लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। लाने वाला बंदा ज्योग्राफी में बेस्ट नंबर लाया है, लाने वाले कैंडिडेट के और पॉलिटिकल साइंस में 300 प्लस आए, आने वाले के अगर बात करें तो मैथ में अच्छे हैं, आने वाला व्यक्ति तो बीटेक के सब्जेक्टों में वो अच्छे नंबर लेके आए। अर्थात सब्जेक्ट ज़्यादा रोल नहीं निभाता, बल्कि उसमें काम करने वाला जो कैंडिडेट है उसकी तैयारी किस तरीके से है, उसकी रुचि किस तरीके से है, उसने सिलेबस को कैसे पढ़ा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है, इस पर निर्भर करती है। इसलिए दोस्तों अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है और इसलिए इसको चूज करते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है। आपको किसी बाहर व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। मैंने जो ये क्राइटेरिया बताए हैं, इन्हीं क्राइटेरिया को आपको हर कोई बताएगा। इन्हीं क्राइटेरिया को कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मैं किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और जो इन 3-4 मानकों के आधार पर मुझे सब्जेक्ट आ रहे हैं उनके सिलेबस, उनका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बुकों को पहले पढ़ो, थोड़ा बहुत समझो और उसके बाद डिसाइड करो कि मैं इसमें बेस्ट कर सकता हूं, और जिसमें आप बेस्ट कर सकते हैं उसी को आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। बस मैं आप ये इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार कई ऐसे दोस्त हैं बहुत अच्छी तैयारी करी उन्होंने, लेकिन किसी और के कहने पर या टॉपर्स के इंटरव्यू देखने के बाद या कई चीज़ें उन्होंने इस तरीके से देखी कि वो किसी और के कहने में आ गए, ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया और वो ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए और ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से वो लगातार एग्जाम में फेल हुए। और फिर बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी रुचि, मैं ज़्यादा नंबर उस सब्जेक्ट में ला सकता था परंतु मैं नहीं ला पाया, तो इसलिए मुझे वही सब्जेक्ट पुनः चूज करना चाहिए। इसलिए दोस्तों ये एक बहुत अति महत्वपूर्ण काम है। ये जितने भी क्राइटेरिया मैंने बताए हैं इनमें से मैंने बहुत सारों को रिजेक्ट किया है, लेकिन अंत तक इस वीडियो को सुनना ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। इसलिए दोस्तों इन सब्जेक्टों को अच्छे से आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करें, आप खुद चूज करें, किसी और के कहने पर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि मैंने जितने फैक्टर आपको बताए हैं, क्योंकि ध्यान रखना आपकी मेहनत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी मेहनत है वही, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे से कर सकते हो वही आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। और इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत धैर्य से, बहुत आसानी से चूज करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम आए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई सजेशन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कोई सजेशन दे सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट पूछ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।